नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है, बाय प्रोफेशन में शेफ हूँ। ये वीडियो पिज़्ज़ा वाली वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने बात करी थी कि किस तरह से जो पिज़्ज़ा था एशियन सिविलाइजेशन के द्वारा उसके रूट इस्टेब्लिश करे गए थे फ्लड ब्रेड के रूप में, और आगे जाके जिसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी नेपल्स यानी साउथ इटली कंपानिया में पिज़्ज़ा के रूप में। नेपल सिटी कंपानिया साउथ इटली से ट्रैवल करते हुए पिज़्ज़ा किस तरह से ग्लोबल मोस्ट लव्ड फूड बन पाया। ये वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह के वेरिएशंस आज हमें देखने को मिलते हैं पिज़्ज़ा के तौर पे, जो बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड में। और एक हेल्थी पर्सपेक्टिव से अगर कोई पिज़्ज़ा कंज्यूम करना चाहे तो किस तरह के पिज़्ज़ा को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, आज अलग अलग रेस्टोरेंट्स के द्वारा अलग अलग पिज़्ज़ा की वैरायटीज को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा हो, रोमाना स्टाइल पिज़्ज़ा हो या फिर नेपोलितान स्टाइल पिज़्ज़ा हो, या कोई भी डिफरेंट शेप, साइजेस और टॉपिंग्स के तौर पे। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पिज़्ज़ा की जर्नी के दौरान जैसे जैसे पिज़्ज़ा ट्रैवल करता गया अलग अलग कंट्रीज में, शेप, साइजेस और टॉपिंग्स को लेके अलग अलग वेरिएशंस दिखे अलग अलग कंट्रीज में। क्योंकि ज्यादा इटालियन पीपल इमिग्रेट्स हुए थे इमिग्रेशन के दौरान अमेरिका की ओर, इसलिए ज्यादा वैरायटीज आज अमेरिका से देखने को मिलती है पिज़्ज़ा के तौर पे। जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा लार्ज, थिन और फोल्डेबल क्रस्ट के तौर पे अलग अलग टॉपिंग्स के रूप में बनाया जाता है। इसमें स्वीट और टैंगी टोमेटो सॉस के साथ साथ लो मॉइस्चर और फुल फैट मोज़रेला के साथ सर्व करा जाता है। वहीं दूसरी ओर शिकागो स्टाइल पिज़्ज़ा एक बड़े आयरन पैन में डिफरेंट टॉपिंग्स और चीज के साथ बनाया जाता है, जिसको बेसिकली बड़े स्लाइसेस के तौर पे सर्व करा जाता है। इसके अलावा कई सारी पिज़्ज़ाज की वैरायटीज हैं जो अमेरिका में देखने को मिलती है, जैसे कैलिफोर्नियन स्टाइल पिज़्ज़ा कैलिफोर्नियन कुजीन के तौर पे सर्व करा जाता है, जिसमें से फीचर टॉपिंग जैसे एवोकाडो, चीज और कुछ लोकल सोर्स इंग्रेडिएंट के बेस पे इस पिज़्ज़ा को सर्व करा जाता है। मगर इटली में वापस लौटे जहाँ से एक रेवोल्यूशनरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पिज़्ज़ा की, तो यहाँ से कई सारे डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती है पिज़्ज़ा के बेसिस पे। क्योंकि 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक इटालियन वर्किंग क्लास के लोगों के द्वारा बहुत प्रायोरिटी दी गई थी पिज़्ज़ा को लेके। उन्होंने अपने अपने कंफर्ट के थ्रू पिज़्ज़ा को मॉडिफाइड करा, जो अलग अलग टॉपिंग, शेप, साइजेस और ट्रेडिशनल मेथड के तौर पे अलग अलग फूड डाइवर्सिटी रखते हैं। अब रीजनल बेसिस पे सिसिलियन पिज़्ज़ा जो काफी फेमस है साउथ इटली सिसिली में, एक तरह का थिक पिज़्ज़ा होता है जो सिमिलरली फोकाचा ब्रेड की तरह होता है और एक रेक्टेंगुलर की शेप में डिफरेंट सॉसेस और टॉपिंग्स के साथ सर्व करा जाता है। दूसरी ओर रोमाना स्टाइल पिज़्ज़ा जो बेसिकली सेंट्रल इटली, लाजियो, रोम से बिलोंग करता है, जिसमें से एक पिज़्ज़ा तोंदा रोमाना थिन राउंड शेप और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ डिफरेंट टॉपिंग्स के साथ सर्व करा जाता है। इसके अलावा पिज़्ज़ा अल तालियो जो रोम सिटी से बिलोंग रखता है। बेसिकली इटली में पिज़्ज़ा अल तालियो का मीनिंग होता है पिज़्ज़ा बाय कट, थिक स्पंजी क्रस्ट और फोकाचा ब्रेड जैसी ब्रेड की तरह होता है। इसके अलावा पिज़्ज़ा अल पदीनो जो पेमोंते रीजन से कनेक्शन रखता है, एक तरह का स्मॉल पैन पिज़्ज़ा है जो सॉफ्ट थिक बेस और क्रिस्पी ब्राउन बॉटम जैसे कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करता है। और कंपानिया से पिज़्ज़ा फरीता जो बहुत पॉपुलर है कंपानिया में और नेपल्स में एक स्ट्रीट फूड के तौर पे कंज्यूम करा जाता है लोगों के द्वारा। ये एक तरह का फ्राइड पिज़्ज़ा है जो क्रिस्पी आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड जैसे कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करता है और बहुत पॉपुलर है नेपल्स जैसी सिटी में। इसके साथ साथ कलजोनी पिज़्ज़ा भी नेपल्स जैसी सिटी में बहुत पॉपुलर है, जो एक तरह का फोल्डेबल पिज़्ज़ा है और रिकोटा, मीट और डिफरेंट टॉपिंग्स के साथ सर्व करा जाता है। पिज़्ज़ा फ्लावर की अलग अलग वैरायटीज को यूज करके बनाए जाते हैं, जिनके कारण ये अलग अलग टेक्सचर होल्ड करते हैं और वहीं रीजन के बेसिस पे अलग अलग टॉपिंग्स देखने को मिलती हैं इन पिज़्ज़ास के ऊपर। तो इटली में कई सारी पिज़्ज़ास की वैरायटीज देखने को मिलती है जो अपने अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अलग अलग शेप्स, साइजेस और डिफरेंट टॉपिंग्स के तौर पे कंज्यूम करे जाते हैं अलग अलग रीजन पे। लेकिन इनमें से एक पिज़्ज़ा है जो अपने ट्रेडिशनल रूट्स को सेव करते हुए मॉडर्न कलनरी आर्ट को सेलिब्रेट करते हुए आज वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, और उस पिज़्ज़ा का नाम है पिज़्ज़ा नेपोलिताना। पिज़्ज़ा नेपोलितान का मतलब है कि एक तरह का पिज़्ज़ा जो नेपल सिटी से कनेक्शन रखता है। पिज़्ज़ा नेपोलितान दो तरह की वैरायटीज में देखने को मिलता है, एक ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा नेपोलितान और दूसरा कंटेम्पररी पिज़्ज़ा नेपोलितान। दोनों पिज़्ज़ा फ्लावर्स की वैरायटीज जैसे टिपो 00 को यूज करके बनाया जाता है। टिपो 00 एक तरह का स्पेशल फाइनली मिक्स्ड फ्लावर है जो इटालियन स्पेशल व्हीट से निकाला जाता है। इसको समझने के लिए कि व्हीट के किस पार्ट से इस फ्लावर को निकाला जाता है, तो इसके लिए सिंपली समझते हैं व्हीट के स्ट्रक्चर को। देखिए, ये पूरा व्हीट है जिसमें से जो आउट वाली लेयर है उसको ब्रान कहा जाता है। ये पूरे व्हीट का 14% पार्ट होता है जो फाइबर, विटामिन्स बी और जो मिनरल जैसे न्यूट्रिएंट में रिच होता है। यही पार्ट टोटल व्हीट का सबसे डार्कर पार्ट होता है और हैवियर पार्ट होता है। इसके अलावा दूसरा जर्म पार्ट आता है जो बेसिकली व्हीट का इनर कोर पार्ट होता है। ये वाला पार्ट टोटल व्हीट का लगभग 3% होता है जो न्यूट्रिएंट और हेल्थी फैट्स में रिच होता है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट आता है वो एंडोस्पर्म पार्ट होता है व्हीट का। ये वाला पार्ट टोटल व्हीट का 83% होता है जो व्हाइटिश कलर और सॉफ्ट टेक्सचर के रूप में होता है, और यही वाला पर्टिकुलर पार्ट यानी एंडोस्पर्म पार्ट होता है जिससे टिपो 00 फ्लावर बनाया जाता है, तो आगे जाके पिज़्ज़ा नेपोलितान का डो बनाते वक्त स्मूथ, इलास्टिक, इजी टू स्ट्रेच जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोवाइड कराता है। अब जो कैटेगरी प्रोवाइड कराई जाती है यानी 00 कैटेगरी, ये एक तरह की माइनिंग प्रोसेस कैटेगरी की होती है। नेपोलितान पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो प्रोटीन कैटेगरी होती है वो 12% to 14% के बीच में कंसिडर करी जाती है। वहीं दूसरी ओर जो सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट थिंग होती है इन फ्लावर में वो होती है डब्ल्यू इंडेक्स रेटिंग। डब्ल्यू इंडेक्स रेटिंग एक तरह की रेटिंग है जो किसी फ्लावर में प्रेजेंट स्ट्रेंथनेस को बताती है उस फ्लावर के। डब्ल्यू रेटिंग को आप इस तरह से समझिए कि अगर किसी फ्लावर के ऊपर डब्ल्यू रेटिंग लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि जब उस फ्लावर को यूज करके डो बनाया जाएगा तो उसमें जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होगी उसका लेवल क्या होगा, यानी कितना वाटर वो फ्लावर ऑब्जॉर्व कर पाएगा हाइड्रेशन लेवल पे। और इसी कैरेक्टर के कारण जो ग्लूटेन फॉर्मेशन होती है इन तरह के फ्लावर में वो हाई अमाउंट में देखने को मिलती है। इसलिए नेपोलितान पिज्जा बनाने के लिए डब्ल्यू रेटिंग 282 320 वेरी करती है। इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हुए जो टिपो 00 फ्लावर होता है वो पिज्जा डो में हाई ग्लूटेन परसेंटेज, इलास्टिक डो और बेटर ग्लूटेन फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। अब जो ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज्जा होता है वो TGS और ABPN के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तौर पर बनाया जाता है। ये गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से होती है कि अगर कोई रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल पिज्जा नेपोलितान को फॉलो कर रहा है तो उसका डो शुगर फ्री और फैट फ्री होना चाहिए। जो हाइड्रेशन लेवल है पिज्जा नेपोलितान के डो में वो 55 से 62.5% तक ही वेरी करना चाहिए। हाइड्रेशन लेवल एक तरह का वाटर परसेंटेज होता है किसी डो में। सिमिलरली यानी अगर एग्जांपल के लिए आप 1 kg फ्लावर का डो लगा रहे हैं तो उसमें 600 ml वाटर अगर यूज करते हैं आप तो हाइड्रेशन सिंपली कहलाएगी 60%। इसके अलावा किसी पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट के द्वारा अगर ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज्जा को फॉलो करा जा रहा है तो जो उसका डो होगा सिंपली 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनेगा, फ्लावर, ईस्ट और वाटर। और इस तरह के पिज्जा का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है रूल्स के अकॉर्डिंग 24 आवर्स का ही होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल पिज्जा नेपोलितान की किसी भी तरह की टोमेटो सॉस के द्वारा बनाया जाए। इसको एक स्पेशल तरह की टोमेटो यानी सैन मर्जानो टोमेटो के द्वारा बनाया जाता है। सैन मर्जानो टोमेटो एक स्पेशल तरह की टोमेटो की वैरायटी है जिसको टोमेटोज की वैरायटीज में किंग माना जाता है। एक तरह का स्पेशल वैरायटी का टोमेटो होता है जो अपने कैरेक्टर के कारण बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसका अंदाजा सिंपली आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर इंडिया में सैन मर्जानो टोमेटो को आप पर केजी के प्राइस से खरीदेंगे तो वो लगभग 600 to 800 रुपीज पर केजी मिलेगा, जबकि जो नॉर्मल टोमेटोज है इंडिया में वो 80 to 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो स्पेशली बफेलो मिल्क से बनी हुई चीज़ को यूज करा जाता है जो स्पेशली एक पर्टिकुलर रीजन से आती है, इटली में। इसके अलावा पिज्जा के बेकिंग को लेके इस पिज्जा को एक स्पेशल तरह के टेम्परेचर में ही बेक करा जाता है जो 430 to 490 डिग्री सेल्सियस के बीच में बेक करा जाता है और यूजुअली इस पिज्जा को 90 सेकंड्स के अंदर बेक करा जाता है। इसके साथ ही ट्रेडिशनली ये पिज्जा वुड फायर ओवन में बेक करा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल पिज्जा नेपोलितान को फॉलो कर रहा है तो उसके द्वारा उस पिज्जा को टेक अवे ना करा जाए, यानी उस पिज्जा को उसी परमिसेस के अंदर कंज्यूम करा जाता है। और जो भी इंग्रेडिएंट ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज्जा को बनाने के लिए यूज करे जाते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट STG या TGS से सर्टिफाइड होते हैं जो ट्रेडिशनल स्पेशलिटी गैरेडेड के तौर पे एक सेफ गार्ड की तरह प्रोटेक्ट रखता है इन सभी इंग्रेडिएंट को। इसका सिंपली मतलब है कि अगर कोई इंग्रेडिएंट STG सर्टिफाइड है तो वो इंग्रेडिएंट इटली में किसी पर्टिकुलर रीजन और ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके बनाया गया है। इन सभी को ध्यान देते हुए ऑथेंटिक यानी ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज्जा को ABPN की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को यूज करके बनाया जाता है। ABPN एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इटली नेपल्स में हेडक्वार्टर्ड है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिशनल रूट और ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट रखता है पिज्जा की और इंश्योर करता है कि पिज्जा नेपोलिताना अपने ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी को प्रिजर्व रखे। इसके अलावा ट्रेडिशनल पिज्जा नेपोलितान बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज करे जाते हैं वो DOP सर्टिफाइड भी होते हैं। DOP यानी डेजिग्नेटेड ओरिजिन प्रोटेक्टेड एक तरह का सेफ गार्ड होता है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है जो उसकी ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी को बताता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज्जा को यूनेस्को के द्वारा इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज के रूप में कंसीडर करा जाता है। दूसरी ओर कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान की बात करें तो एक तरह का कल्चर सेलिब्रेशन है मॉडर्न कुकिंग का, यानी इस तरह के पिज्जा यानी कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान जैसे पिज्जा के ऊपर ABPN जैसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तौर पे कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। यानी कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान का जब डो बनाया जाता है तो 3 तरह के स्टार्टर्स को यूज करके बनाया जाता है। पहला है बिगा। बिगा एक तरह का सिंपली प्री फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स है जिसको यूज करके कंटेम्प्रेरी नेपोलितान में और टेस्ट और फ्लेवर्स प्रोवाइड करा जाता है। बिगा यानी प्री फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स में जो हाइड्रेशन लेवल भी यूज करा जाता है वो 45 से 49% में यूज करा जाता है। एग्जांपल के तौर पे सिंपली इस तरह से देखिए कि अगर कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान का डो 1 kg के हिसाब से लगा जाता है तो जो प्री फर्मेंटेड स्टार्टर्स यानी बिगा बनेगा वो 800 ग्राम फ्लावर से बनेगा। इसमें जो हाइड्रेशन परसेंटेज रखी जाएगी वो टोटल वाटर का 45 to 49% होगा। अब इस प्री फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स यानी बिगा को कई कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान शेफ्स के द्वारा 24 to 72 आवर्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करा जाता है। वहीं इस प्री फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स की दूसरी फॉर्म होती है पॉलिश। पॉलिश एक तरह का प्री फर्मेंटेड स्टार्टर्स है जिसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करा जाता है। अगर किसी के द्वारा 1 kg कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान का डो लगाया जा रहा है तो उसमें जो प्री फर्मेंटेड स्टार्टर यानी पॉलिश बनेगा 500 ml वाटर और ½ kg फ्लावर यूज करा जाएगा, जिससे जो हाइड्रेशन लेवल होगा वो 100% होगा और उस डो में जितनी भी यूज हो रही है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट यूज होगा। और इसका भी सेम फर्मेंटेशन प्रोसेस और प्री फर्मेंटेड स्टार्टर्स की तरह 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में कंप्लीट करा जाता है। तीसरा जो प्री फर्मेंटेड स्टार्टर्स है जिसको कंटेम्प्रेरी पिज्जा नेपोलितान बनाने के लिए यूज करा जाता है वो होता है सार्डो स्टार्टर। और जो सार्डो स्टार्टर है वो 1000 ईयर से यूज होता हुआ आ रहा है जो बेसिकली ट्रेडिशनल देन है एशियन लोगों के द्वारा।
इसमें बेसिकली फ्लावर और वाटर को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिक्स करके छोड़ा जाता है, जिससे कुछ टाइम पीरियड के बाद ये डो फर्मेंट होता है और इसको यूज करा जाता है। इसके बाद इसी साडो का थोड़ा सा पार्ट बचा के उसको और फीड करा जाता है वाटर और फ्लावर से, तो एक तरह का डिस्टिंक्ट टैंगी फ्लेवर प्रोवाइड कराता है किसी भी उस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है साडो को यूज करके। देखिए जो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान का डो बनाया जाता है वो इन्हीं 3 तरह के स्टार्टर्स को यूज करके बनाया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रेशन लेवल रखा जाता है कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान में वो 70 to 80% रखा जाता है, यानी जो हाइड्रेशन लेवल होता है इस तरह के पिज़्ज़ा में वो हाई अमाउंट में होता है। तो जो इन प्री फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स को यूज करके फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर होता है। इससे जो ग्लूटेन लेवल है पिज़्ज़ा का वो और स्ट्रॉन्ग होता है और पिज़्ज़ा और डाइजेस्टेबल बनता है कंजप्शन के तौर पे। जो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान बनाया जाता है वो फ्लावर्स की अलग अलग वैरायटीज को यूज करके बनाया जाता है, जिसमें डब्ल्यू इंडेक्स रेटिंग हमेशा हाई होता है। तो जो प्रोटीन कंटेंट है फ्लावर का वो भी 12.5% से 14% तक होता है, जिससे कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान का डो 65 to 75% हाइड्रेशन को होल्ड कर पाता है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान में जो क्रस्ट देखने को मिलता है वो ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा नेपोलितान से काफी ज्यादा होता है। ये क्रस्ट एक लार्ज एयर पॉकेट्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जिनको इटालियन लैंग्वेज में एल्वियोली के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा नेपोलितान में एवीपीएन के गाइडलाइंस को यूज करके जो हाइड्रेशन लेवल है उसको 55 से 62.5% तक ही यूज करा जाता है, जिससे जो क्रस्ट है यानी कोर्ने शोरने है वो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान के मुकाबले छोटे दिखते हैं। टॉपिंग्स को लेकर भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान के ऊपर, इसमें किसी भी तरह की टॉपिंग्स को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। दूसरा कुकिंग टेम्परेचर कैटेगरी को देखें तो इसके अंदर भी किसी तरह का रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है एसटीजी के थ्रू कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा नेपोलितान को सिर्फ वुड फायर ओवन में ही बनाया जाता है, जबकि कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान को किसी भी तरह के ओवन में बनाया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ओवन हो, वुड फायर ओवन हो या गैस बर्नर ओवन हो। टेम्परेचर हमेशा हाई देखने को मिलता है कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान बनाने के लिए ओवंस का, जो बेसिकली 410 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। देखिए सिंपल तौर पे समझिए कि कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान और ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा नेपोलितान के बीच में क्या एक मेजर डिफरेंस है। तो जो ट्रेडिशनल नेपोलितान पिज़्ज़ा है वो एक तरह का ट्रिब्यूट है हिस्ट्री के लिए, जो एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, सेंचुरीज ओल्ड रेसिपी और ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व रखता है पिज़्ज़ा के फॉर्म में, जबकि जो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान है वो एक तरह का सेलिब्रेशन है मॉडर्न कुलिनरी आर्ट को लेके, जिसमें किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं एवीपीएन के द्वारा। देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कौन सा पिज़्ज़ा एक हेल्थी पिज़्ज़ा होगा हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान को एक हेल्थी पिज़्ज़ा माना जाता है। देखिए जो कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान होता है वो डाइजेशन के केस में सबसे ज्यादा हेल्थी पिज़्ज़ा कंसीडर करा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस को लेके। कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान हमेशा एक लॉन्ग फर्मेंटेशन से होकर गुजरता है, बेसिकली 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में होता है। साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं आगे जाके फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो स्टार्च और नेचुरल एंजाइम्स ईस्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर में वो ब्रेक डाउन होता है और आगे जाके वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, जिससे जो डो है वो और डाइजेस्टेबल बन जाता है। इस प्रोसेस को बेसिकली हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से जाना जाता है। दूसरा रीजन होता है ग्लूटेन ब्रेकडाउन का। देखिए जो फ्लावर होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है ग्लूटेन, हालांकि ग्लूटेन डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये 2 तरह के प्रोटीन में प्रेजेंट होता है किसी फ्लावर में, यानी ग्लाइडिनिन और ग्लूटेनिन। जब किसी डो को वाटर की हेल्प से मिक्स करा जाता है तो यही प्रोटीन यानी ग्लाइडिनिन और ग्लूटेन मिक्स होते हैं और ग्लूटेन क्रिएट करते हैं। अब इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिनिन प्रोटीन होते हैं किसी फ्लावर के अंदर वो आगे जाके ब्रेक डाउन होते हैं और अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो आगे जाके एक मोर डाइजेस्टेबल पिज़्ज़ा बनाते हैं। तीसरा जो रीजन होता है वो रिड्यूस करना होता है फूड मैप्स को किसी डो के अंदर। फूड मैप एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो किसी डो के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जब डो लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है तो यही फूड मैप्स रिड्यूस होता है किसी डो में। इसको आप इस तरीके से समझे कि अगर किसी डो में फूड मैप्स जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है इंक्रीज्ड है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम्स को लेके। वहीं दूसरी ओर अगर किसी डो में फूड मैप्स रिड्यूस्ड होगा तो ये प्रॉब्लम जैसे गैस ब्लोटिंग कम देखने को मिलेगी उस तरह के डो में। और स्पेशली साडो स्टार्टर्स का अगर किसी कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान में यूज करा जाता है तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है फूड मैप्स को रिड्यूस करने के लिए उस डो में। फोर्थ रीजन होता है हाई हाइड्रेशन लेवल किसी डो में डाइजेस्टिबिलिटी केस को लेके। कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान को बनाते समय जो हाइड्रेशन लेवल होता है वो 65 से 75 के बीच में यूज करा जाता है। इसके कारण लाइट एयरी टेक्सचर और लार्ज एयर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं पिज़्ज़ा में, जिससे जो फ्लावर और वाटर का कॉम्बिनेशन है और पिज़्ज़ा के मुकाबले वो एक डिसेंट अमाउंट में देखने को मिलता है। इसका सिंपली मतलब होता है कि कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान के स्लाइसेस में लेस डेंस कार्बोहाइड्रेट माइनर हेल्थ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। कि बॉटम लाइन पे कंटेम्प्रेरी पिज़्ज़ा नेपोलितान को डाइजेशन के केस में एक पोटेंशियली हेल्थियर ऑप्शन कंसीडर करा जाता है, और ऐसा सिंपली इन पर्टिकुलर रीजंस के तौर पर होता है जिनके बारे में मैंने डिस्कस करा, जैसे लॉन्गर फर्मेंटेशन प्रोसेस, कार्ब्स, शुगर और ग्लूटेन का ब्रेकडाउन होना फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कई सारे अलग रीजंस भी वेरी करते हैं पिज़्ज़ा के तौर पे,
जैसे उनमें से सबसे पहला है टॉपिंग्स। ये काफी हद तक मैटर करता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा किस तरह की टॉपिंग्स को चूज करा जा रहा है पिज्जा को कंज्यूम करते वक्त। दूसरा, जैसे पिज्जा कुक्ड हुआ हो तो प्रॉपर्ली कुक्ड हुआ हो। जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेकमेंडेड है उस पिज्जा को कुक करने के लिए, मेक श्योर वो पिज्जा उसी टेम्परेचर के अंडर कंट्रोल हुआ हो और कुक्ड हुआ हो। इसके अलावा लोगों के द्वारा अक्सर एक ब्लेम डाला जाता है कि फूड वॉज द ओनली कॉज टू मेक देम सफर फ्रॉम हेल्थ इश्यूज। एज अ शेफ पर्सनली मेरा मानना है कि फूड इज द ओनली ऑप्शन टू मेक यू मोर हेल्थियर। Rather than putting a question mark on a food, we can put a question mark on our wisdom, on our thinking. ये पूरी तरीके से हमारी विजडम और चॉइस पे मैटर करता है कि हम सुबह से शाम तक किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, जो आगे जाके हमारे लिए एक हेल्थियर ऑप्शन बने या किसी मेन डिजीज का। हमें पूरी तरीके से किसी कल्चर और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए फूड को लेके, और पूरी तरीके से डिफरेंस को समझना चाहिए हेल्थ और ट्रेडिशन के बीच में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी पिज्जा की हिस्ट्री के बारे में, किस टाइप्स के पिज्जा हमें पिज्जा इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं, आखिर किस तरह का पिज्जा एक हेल्थियर ऑप्शन रहेगा कंज्यूम करने के लिए हेल्थ के लेवल पे। लास्टली आप इस पार्ट को और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे अगर आप इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिसमें मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है कि किस तरह से जो फूड एक टाइम पे लोअर मिडिल क्लास लोगों का हुआ करता था, आज वो वर्ल्ड मोस्ट लाउड फूड बना हुआ है। यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।